अपने कमरे में कोने में सिमटी बैठी, वो कल से ऐसे ही अपने कमरे में बंद थी। अर्शमान की नाराज़गी ख्याल से सांप बनकर डस रहा था, लेकिन वो क्या करती, इस नाराज़गी की वजह भी तो वही थी। अर्शमान की बातें याद करके आन फिर से फूट फूट कर रोने लगी। अचानक ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर आन ने अपने आंसू पहुँचे, लेकिन सामने शाहिद को देखकर वो गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भीग चुकी थी। क्यों आए हैं अभी आप यहाँ? जैसा कहा था वैसा कर तो दिया मैंने, अब जाएं और अपनी बेटी के साथ मेरी बर्बादी की खुशियाँ मनाएं आप। आयन शाहिद को देखते ही अपना सारा गुबार इन पर निकाल चुकी थी। सारा कसूर भी तो इनका था, ना वो माँ की कसम देकर मजबूर करते, ना वो अर्शमान को खुद से इतना बदगुमान करती। शाहिद खामोशी से आन के पास आया और कुछ शॉपिंग बैग्स इसके सामने ला कर रखे। ये तुम्हारे लिए लाया हूँ बेटा। शाहिद की बात पर आन ने मुर्दा आंखों से इन शॉपिंग बैग्स को देखा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, याद है आपको? अपने हर हक और हर फ़र्ज़ से आपको आज़ाद कर चुकी हूँ मैं। अपनी बेटी की ये बेरुखी शाहिद के दिल को चीर गई, लेकिन वो इस बेरुखी के काबिल थे। इसमें तुम्हारे निकाह का जोड़ा है आन बेटा, आज तुम्हारा निकाह है। शाहिद की बात पर आन की आंखों से आंसू अटक गए और वह हैरत से इन्हें देखने लगी। मेरा निकाह किससे? अर्शमान से, और किससे हो सकता है तुम्हारा निकाह? अपने पैदा होने से पहले ही तुम इसके नाम लिख दी गई थी। अब आन ने आंसू भुलाकर हैरत से इन शॉपिंग बैग्स को देखा। मान ने मना नहीं किया। शाहिद ने मुस्कुराकर इसके इस इज़्तिराब को देखा। इन्हें खुद से नफरत हो रही थी कि अपनी खुदगर्जी में कैसे वो इस मासूम से इसकी ज़िंदगी छीनना चाह रहे थे। वो क्यों मना करेगा? वो तो पहले ही तैयार बैठा है, बस तुम ही देर लगा रही हो। आन ने हैरत से शाहिद को देखा। कल तक तो वो शख्स लीज़ा के लिए इसके पैरों में गिर रहा था, और अब खुद ही इसका निकाह अर्शमान से करवाने के लिए तैयार था। इसका क्या अब इसकी परवाह नहीं रही आपको? लीज़ा के जिक्र पर शाहिद के चेहरे पर गमगीन मुस्कुराहट आई थी। तुम इसकी परवाह मत करो बेटा, वो तुम्हें कभी तुम दोनों के दरमियान नहीं आएगी। कोई भी तुम दोनों के दरमियान नहीं आ सकता। जब खुदा ने ही तुम दोनों की किस्मत मिलाई है तो कोई कुछ भी कर ले, तुम दोनों को जुदा नहीं कर सकता। हाँ, अभी भी हैरत से शाहिद के बदले हुए तेवर देख रही थी। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि ये शख्स एक पल में बदल गया? छोड़ो सब कुछ और तैयार हो जाओ, और फिर अपना फ़र्ज़ पूरा करके मुझे कनाडा वापस जाना है। शाहिद ने आन का हाथ पकड़ के इसे खड़े करते हुए कहा, लेकिन आन ने फ़ौरन अपना हाथ छुड़वा लिया। बेसाख्ता शाहिद की आंखों में 2 आंसू आ गए। अपनी इस औलाद से की गई हर ज़्यादती और हक तलफ़ी इन्हें याद आने लगी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटा। जानता हूँ जितनी ज़्यादती मैं तुम्हारे साथ की है, इसके बाद मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं, लेकिन फिर भी मेरी यही इल्तिजा है। इतना कहकर शाहिद अपने आंसू पहुँचते कमरे से बाहर चले गए, और आन ने इनकी बातों को सोचने के बाद इन शॉपिंग बैग्स को देखा। पहला शॉपिंग बैग खोलने पर इसकी निगाह लाल रंग के लहंगे पर पड़ी तो होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट छा गई। मैं आपको मना लूँगी। मान देखिएगा, जिस रूप में आपने मुझे हमेशा से देखना चाहा है, उस रूप में देखने के बाद आप कभी भी मुझसे नाराज़ नहीं हो सकेंगे। मैं आपको मना लूँगी, आन ने सोचा, और वो जोड़ा पकड़कर तैयार होने चली गई। आज वो अपनी मोहब्बत की होने इसे मनाने के लिए पूर सजना चाहती थी। आज मैं बहुत सुकून में हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल से एक बोझ उतर गया हो। कनीज़ रात के खाने के बाद अम्मा भी को दवाई दे रही थी। जब अम्मा भी ने इत्मीनान से कहा, जी बाजी इस दिन इतना ज़्यादा रो रही थी। अच्छा है इनका निकाह हो गया है, अब वो अपने सर के साए को मना लेंगी। कनीज़ की बात पर अम्मा पी ने इस बात में सर हिलाया, और इन्हें भी यकीन था कि आन अर्शमान की सारी नाराज़गी दूर कर देगी। आप आराम कर लें, अब काफ़ी थक गई होंगी ना। कनीज़ ने अम्मा भी को लिटाकर इन पर चादर ठीक से देते हुए कहा। अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब अच्छे करे बेटा, किसी नेक माँ की बहुत साले औलाद हो तुम। अम्मा भी ने कनीज़ के सर पर हाथ रखकर इसे दुआ दी। कनीज़ इनकी खिदमत ही इतनी करती थी कि अम्मा भी के दिल से इसके लिए दुआएं निकलती थीं। अम्मा भी के सोने के बाद कनीज़ ने पानी का जग देखा जो खाली हो चुका था। इसे सर पर दुपट्टा लेते हुए कमरे से बाहर निकली और किचन में पानी लेने की घर से जाने लगी, लेकिन गुजरते हुए अचानक इसकी निगाह सुल्तान के कमरे की तरफ पड़ी तो इसे एक झलक देखने की चाह दिल में उमड़ आई। वैसे भी इसने कितने ही दिनों से सुल्तान को नहीं देखा था। बस एक बार इन्हें देखकर आ जाऊंगी, इन्हें पता भी नहीं चलेगा, कनीज़ ने आहिस्ता से खुद से कहा, और फिर यहाँ वहाँ देखते हुए सुल्तान के कमरे की जानिब चल दी। दरवाज़ा पहले से खुला होने की वजह से इसने हल्का सा दरवाज़ा खोला और कमरे में झांकने लगी, मगर सामने का मंजर देखकर इसके माथे पर बल आ गए। सुल्तान बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन टांगें बेड से नीचे थीं, और इसने जूते भी नहीं उतारे थे। शायद थकावट की वजह से वो जैसे ही कमरे में आया वैसे ही लेट कर सो गया था। ऐसे तो साईं जी थक जाएंगे, कनीज़ ने अपने नाखून चबाते हुए सोचा। इसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, लेकिन अगर वो उठ गए तो गुस्सा होंगे कि मैं इनकी इजाज़त के बगैर उनके कमरे में क्यों गई। कनीज़ बुरी तरह से बेचैन हो चुकी थी। वो सुल्तान को इस हालत में देख भी नहीं सकती थी। मैं आहिस्ता से इनके जूते उतार दूंगी, इन्हें पता भी नहीं चलेगा, कनीज़ ने सोचा, और दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गई। आहिस्ता से कदम उठाते हुए सुल्तान के पास आई और उसके पैरों में बैठकर इसके जूते उतारने लगी। शूज़ उतारने के बाद इसने अपना हाथ इसकी जराब पर रखा, लेकिन अपनी टांगों पर किसी उंगलियों का लम्स महसूस करके सुल्तान की आंखें खुल गईं और उसने हैरत से कनीज़ को देखा, जो मुस्कुराते हुए इसके पैरों से जराबें उतार कर अब इसका पाँव अपने दुपट्टे के कोने से साफ कर रही थी। ये क्या कर रही हो तुम? सुल्तान की आवाज़ पर कनीज़ खौफ से उछल पड़ी और खड़े होकर बुरी तरह से घबराकर सुल्तान को देखने लगी। साईं, वो आप जूते पहनकर सो गए थे, कनीज़ ने फ़ौरन अपनी नज़रें झुकाकर कहा, और इसे अपने सामने देखकर सुल्तान को ऐसा लगा कि इसका सबसे हसीन ख्वाब सच्चाई का रूप धारे इसके सामने खड़ा हो। इसलिए सुल्तान ने हाथ बढ़ाकर इसका हाथ थामा और हल्के से झटके से
इसके नाजुक वजूद को खींच कर खुद पर गिरा लिया। इसकी इस हरकत पर कनीज़ का दिल उछलकर हलक में आ गया। साईं जी क्यों आई हो तुम यहाँ? मना किया था ना तुम्हें यहाँ आने से। सुल्तान की बात पर कनीज़ ने एक घबराई हुई सी निगाह इस पर डाली और फिर अपनी निगाहें झुका गई। माफ़ कर दें साईं जी, गलती हो गई। नहीं करना मुझे माफ़, तुम्हें मुझे सज़ा देनी है तुम्हें। सुल्तान ने अपना हाथ इसके सर के पीछे रखा और इसके होंठ अपने होठों के करीब कर लिए। कनीज़ ने सहम कर अपनी आंखें बंद कर लीं। नहीं साईं जी, माफ़ी दे दें, फिर ऐसा नहीं करूँगी। सुल्तान ने पुरतपिश निगाहों से इसके होंठों और पलकों की थरथराहट को देखा। बाहों में फूलों जैसा नरम मुलायम हलाल वजूद और ऊपर से रात की तन्हाई, ये सब बातें सुल्तान को बेखुद कर रही थी। इसे मजबूर कर रही थी कि खुद पर बांधा हर पहरा तोड़कर अपनी सारी शिद्दतें इस नाजुक गुड़िया पर निछावर कर दें। एक गहरा सांस लेकर सुल्तान ने अपना चेहरा इसकी गर्दन में छुपा लिया। अपनी गर्दन में सुल्तान की दाढ़ी और मूंछों की चुभन महसूस करती कनीज़ बेजान को होने को थी। साईं जी, कनीज़ की आवाज़ में एक इल्तिजा थी, जैसे बताना चाह रही हो कि इसका जुनून सहने के लिए वो बहुत कमज़ोर है। थक चुका हूँ मैं नूरी, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। मुझे एक पल का सुकून चाहिए। सुल्तान ने इतना कहकर अपने होंठ कनीज़ की गर्दन पर रखे तो वो खुद में ही सिमट गई। आप मुझे छोड़ें, मैं आपके पाँव दबा देती हूँ, फिर आपकी थकन उतर जाएगी। अगर ना उतरी तो मैं सरसों के तेल की मालिश कर दूँगी। कुछ भी करना पड़े, मैं आपकी थकन ज़रूर उतारूँगी। कनीज़ खुद नहीं जानती थी कि अपनी मासूमियत से इसे क्या कुछ कह चुकी थी। हाँ तो ठीक है, उतारो मेरी थकन। सुल्तान ने इसकी गर्दन से होंठ हटाकर इसके पंखुड़ियों जैसे होंठों को अपनी गिरफ्त में लेना चाहा, लेकिन दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर वो होश में आया और जल्दी से कनीज़ को अपने साथ खड़ा किया। ओह शिट, अगर किसी ने इसे यहाँ देख लिया तो न जाने क्या सोचेगा इसके बारे में। सुल्तान को खुद से ज़्यादा कनीज़ की परवाह थी। वो नहीं चाहता था कि कोई इसे रात के इस पहर सुल्तान के कमरे में देखकर इसकी किरदार कुशी करे। इसलिए वो इसे लेकर ड्रेसिंग रूम में गया और इसे वहाँ खड़ा करके दरवाज़ा बंद करने लगा। सुनो, बाहर मत आना, ना ही कोई आवाज़ करना, जैसे यहाँ हो ही नहीं। सुल्तान के समझाने पर कनीज़ ने कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोले, लेकिन तब तक सुल्तान दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला गया और कमरे के दरवाजे के पास आकर दरवाज़ा खोला। सामने ही मुस्कुराती हुई अनाबिया को देखकर सुल्तान के माथे पर बल आए थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनाबिया के इस सवाल का जवाब दिए बगैर कमरे में दाखिल हुई और साथ हाथ में पकड़ी ट्रे इसके सामने की। वो आप इतने बिजी थे कि आपने खाना नहीं खाया, इसलिए आपको खाना देने आई थी। सुल्तान ने गहरा सांस लेकर इसके हाथ में पकड़ी खाने के ट्रे को देखा और फिर इसे अपने हाथों में ले लिया। थैंक्स। सुल्तान का बस नहीं चल रहा था इसे उठाकर अपने कमरे से बाहर फेंक दे, लेकिन वो ऐसा कर अपनी माँ को नाराज़गी मोल नहीं ले सकता था। अरे कोई बात नहीं, ये सब तो मेरा फ़र्ज़ है। सुल्तान का दिल किया इसे कहे, नहीं ये सब बस इसकी नूरी का फ़र्ज़ है, सुल्तान पर सिर्फ इसका हक़ है। लेकिन काश वो ऐसा कहने की हिम्मत भी रखता। वैसे सुल्तान, आज आप बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, ब्लू कलर ज़्यादा पहना करें, आपको सूट करता है। अनाबिया ने एक अदा से कहा, जबकि अपनी इस तारीफ पर सुल्तान ने परेशानी से ड्रेसिंग रूम के दरवाजे को देखा। रात काफ़ी हो गई है, आई थिंक तुम्हें अब अपने कमरे में जाना चाहिए, कोई तुम्हें यहाँ देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सुल्तान की बात पर अनाबिया ने गहरा सांस लेकर इस बात में सर हिलाया और वहाँ से चली गई। इसके जाते ही सुल्तान ने दरवाज़ा लॉक किया और ड्रेसिंग रूम के पास आकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही इसकी बेचैन निगाह कनीज़ पर पड़ी, जो अपना मुँह बसूरे वहाँ खड़ी थी। आपने अभी भी इनसे दोस्ती नहीं तोड़ी ना? वो अभी भी आपकी फास्ते हैं। इसके फियांसे लफ्ज़ का कत्ल करने पर सुल्तान मुस्कुरा दिया, लेकिन इसने कनीज़ को कोई जवाब नहीं दिया। वो इसे क्या जवाब देता कि वो चाहकर भी अनाबिया से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं कर सकता था। वो इसे कैसे बताता कि वो किस कदर मजबूर इंसान की बीवी बन चुकी है। आपने मुझे यहाँ क्यों बंद किया है? कनीज़ ने नज़रें झुकाते हुए पूछा। अगर वो तुम्हें रात के इस वक्त यहाँ देख लेती तो मैं इसे क्या जवाब देता? तुम यहाँ क्यों आई हो? सुल्तान ने अपना खदशा इसे सच सच बयान किया। तो आप बता देते कि मैं आपकी मेट हूँ, ये कोई बुरी बात तो नहीं। सुल्तान का दिल कर रहा था इसके मासूम चेहरे से सारी शिकन दूर कर दे। तुम्हें अम्मा भी के पास जाना चाहिए, इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। सुल्तान के हुक्म पर कनीज़ ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया और ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गई, लेकिन मेज़ पर पड़े खाने को देखकर इसके माथे पर बल आए। आप ये खाना मत खाना साईं जी, आपको भूख लगी हो तो मुझे बताया करें, आपकी भूख मिटाना मेरा काम है। कनीज़ के मासूम शिकवे पर सुल्तान ठंडी आ भरी। वो कैसे मासूमियत में भी इसके जज्बात इतनी आसानी से भड़का देती थी। अम्मा भी के पास जाओ नूरी, वरना सच में अपनी भूख मिटाने लग गया तो जान निकल जाएगी तुम्हारी। सुल्तान ने हक से इसके नाजुक वजूद को देखते हुए कहा, जो इसकी मिल्कियत था। जो हुक्म साईं जी, कनीज़ ने मुँह बसूर कर कहा और वहाँ से चली गई। लेकिन दरवाजे में पहुँचकर इसने मुड़कर एक नज़र सुल्तान को देखा और अपना मुँह फुलाकर नाक चढ़ा ली। नीला रंग मत पहना करें, ज़रा सा अच्छे नहीं लगते इसमें, कनीज़ मसनूई बेरुखी से कहते हुए वहाँ से चली गई। और इसके नाराज़गी के इजहार पर सुल्तान मुस्कुरा दिया। इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बनती जा रही थी ये नाजुक सी लड़की, और सुल्तान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश इसके होने के बावजूद वो बहुत ज़्यादा बेबस था। सुल्तान ने मुड़कर खाने की ट्रे को देखा तो इसे इस खाने के साथ साथ अनाबिया से भी नफरत महसूस हुई, जिसकी वजह से इसके ख्वाबों की परी इसकी नूरी से रूठ चुकी थी। सुल्तान ने बगैर सोचे समझे ट्रे को पकड़कर मेज़ से फेंक दिया और सब कुछ इस एक छनाके से टूट गया। वो हर एक चीज़ को ऐसे ही मिटा देना चाहता था जो इसकी नूरी को परेशान करती। काश वो ऐसा सबके सामने करने की हिम्मत भी रखता।
अर्शमान के कमरे में बैठी वो बेचैनी से इसका इंतज़ार कर रही थी। आज इन दोनों की बचपन की ख्वाहिश पूरी हुई थी। वो दोनों तक क़यामत एक दूसरे के नाम लिखते गए थे। आन जहाँ इस बात का खुदा का हज़ारों बार शुक्र अदा कर चुकी थी, वहीं अर्शमान की नाराज़गी को लेकर काफ़ी परेशान भी थी, लेकिन इसे यकीन था कि अपने रूठे साजन को ज़रूर मना लेगी। आन जानती थी कि अर्शमान इससे ज़्यादा देर तक नाराज़ रह नहीं सकता। वो तो अपनी आन पर जान छिड़कता था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर आन के सोचों का तसलसल टूटा। इसने घबराकर अर्शमान को देखा, जो संजीदगी से कमरे का दरवाज़ा दाखिल होने के बाद लॉक कर खुद में ही सिमट सी गई। हालांकि अर्शमान ही तो इसका सब कुछ था, इसका सबसे अच्छा दोस्त, साथी, मोहब्बत, सब कुछ तो वही था। फिर इसे झिझक और शर्म आन के लिए एक नया तजुर्बा था। अर्शमान को अपनी जानिब आता देख आन ने अपना सर मज़ीद झुका लिया। वो जो रूठे साजन को मनाने का सोचे बैठी थी, अब शर्मों यहाँ से इसकी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मान आन ने इसे पुकारा, लेकिन अर्शमान इसे ड्रेसिंग रूम की जानिब चला गया, जिसे ना तो इसने इसे सुना हो, ना ही वो वहाँ पर मौजूद हो। इसकी इस बेरुखी पर आन की पलकें आंसुओं से भर गईं। थोड़ी देर के बाद वो फ्रेश होकर वाशरूम से बाहर आया और बेड के एक साइड आकर इसने वहाँ से आन का लहंगा हटाया और वहाँ लेटकर अपना बाजू अपनी आंखों पर रख लिया। मान आन ने इसे फिर पुकारा, लेकिन वो इसके किसी बात का जवाब देने के बजाय इसे बिल्कुल फरामोश किए वहाँ लेटा था। आन ने खुद पर से घूंघट हटाकर एक घायल निगाह अर्शमान को देखा और अपना नाजुक हाथ इसके मजबूत बाजू पर रखा। इतना नाराज़ है मुझसे कि मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं? आन ने रुंधे हुई आवाज़ में पूछा, लेकिन अर्शमान अभी भी इसे फरामोश किए हुए लेटा था। मान देखे तो सही, आपकी आन दुल्हन बने आपके पास बैठी है। अर्शमान ने अभी भी इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, ना ही अपनी आंखों से बाजू को हटाया। मान प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दें, मेरी गलती इतनी बड़ी तो नहीं थी कि आप मुझसे यूँ पेश आएँ। प्लीज़ मान, आपकी बेरुखी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या यही थी आपकी मोहब्बत? आप एक बार मुझे माफ़ नहीं कर सकते? आपकी बार अर्शमान ने अपनी आंखों से हाथ हटाकर आन को देखा तो आन ने अपने आंसू पोंछकर मुस्कुरा दी। आप मुझे कौन सी मोहब्बत? अर्शमान ने आन की बात काट कर कहा तो आन हैरत से इसे देखने लगी। जिस मोहब्बत की तुम बात कर रही हो, इसे मैं इसी दिन दफनाया था जिस दिन तुमने मुझे किसी और का होने का कहा था। अर्शमान की बात पर आन का दिल कट के रह गया। मान, बाबा ने मुझे अम्मी की कसम दी थी, मैं क्या करती? आन ने रोते हुए कहा तो अर्शमान के होठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट आई। यानी अगर वो तुम्हें तुम्हारी अम्मी की कसम देकर मेरी जान लेने का कहते तो तुम वो भी कर गुजरती? आन ने फ़ौरन इनकार में सर हिला दिया। बल्कि जो तुमने किया आन मलिक, वो जान लेने से ज़्यादा तकलीफ़देह था। वो मोहब्बत जो मैंने अपनी आन से आज तक की थी, तुमने किसी और को मुझसे ज़्यादा अहमियत देकर मेरी इस मोहब्बत को इंतहाई बेरहमी से मार दिया। अब अपने मान को तलाश मत करो, तुम इसे इसी दिन मार चुकी हो। अर्शमान की बात पर आन फूट फूट कर रो दी और अपना सर इसके सीने पर रख दिया। प्लीज़ मान, एक बार मुझे माफ़ कर दें, मैं वादा करती हूँ आपसे ज़्यादा अहमियत किसी को नहीं दूंगी। प्लीज़ बस मेरी ये गलती माफ़ कर दें। आन मज़ीद अर्शमान के साथ लिपट गई, लेकिन अर्शमान ने अपने हाथ इसके कंधों पर रखकर इसे सख्ती से खुद से दूर किया। यकीन करो, तुम्हें इस कमरे से बाहर फेंक कर अपना और तुम्हारा तमाशा नहीं बनाना चाहता, इसलिए बेहतर यही है कि दूर रहो मुझसे, वरना मैं ये भी कर गुजरूँगा। मान, आन ने रोकर इसकी जानिब देखा तो अर्शमान ने इसे कोने से पकड़कर बेड से उतारा और लाकर कमरे के दरमियान में फेंक दिया। खुद पर और मुझ पर एक एहसान करना, मुझे जितना कम हो सके इतना कम नज़र आना, वरना यकीन जानो अपने साथ साथ तुम्हारा भी तमाशा बना दूंगा। ये शादी मेरे लिए बस एक सज़ा है, इस लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारने की सज़ा, जिसने मोहब्बत के दावे तो बहुत किए लेकिन निभा ना सकी। इतना कहकर अर्शमान बेड पर जाकर लेट गया और लाइट बंद कर दी और आन इस कदर इसके साथ महरी पर से कर रोने लगी। इसने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिस अर्शमान से मोहब्बत पूरी शिद्दत से की थी, वो नफ़रत भी इतनी ही शिद्दत से करेगा। पूरी रात वो दुल्हन बनी वहीं फ़र्श पर बैठकर रोती रही, लेकिन इसके पास आना तो दूर, अर्शमान ने तो इसे देखा तक नहीं। वो जिसकी मोहब्बत ही आन के जीने का सहारा थी, इसकी बेरुखी आन से बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो सितमगर इसी बात से वाकिफ़ नहीं था कि वो आन के जीने की वजह था। दिन रात कली हुई तेरे पीछे चली हुई, कदरां तक कर सच्चे प्यार दियां, हर वेले रोंदी यारा, तेनों फिरां ढूंढदी मैं ते सोचदी रवां मैं गल्लां यार दियां, हुण होंदा नहीं सहार ए विछोड़ा मेरे यार, तू आ जा माही वे मैनू तेरा इंतज़ार।
जिंदगी ए तेरे नाल तो मेरा है प्यार, आजा वे माही मैनू तेरा इंतज़ार। आन कितनी ही देर इसे बेड पर सोए हुए देखती रही और फिर अपना चेहरा घुटनों में छुपा कर रो दी। इसे अपनी ख़ता की सज़ा न जाने कब तक भुगतनी थी। अम्मा भी ये सेब खाएं आपके लिए काटे हैं। अम्मा भी ने हैरत से कनीज़ के सूजे हुए मुंह को देखा। वो जब से फजर के लिए उठी थी तब से ही कनीज़ का मुंह बना हुआ था। क्या हुआ, हमारी प्यारी सी नूरी का मुंह क्यों उतरा हुआ है? मुझसे खफा हो क्या? अम्मा भी ने प्यार से इसका चेहरा हाथ में थाम कर पूछा। तौबा, मैं आपसे नाराज़ हो सकती हूँ भला? बड़ों से नाराज़ होकर मुझे दोज़ख में जलना है? नहीं नहीं अम्मा भी, मैं आपसे ज़रा सा नाराज़ नहीं हूँ। अम्मा भी के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आई। कनीज़ हमेशा ही अपनी मासूम बातों से इनको मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया करती थी। तो फिर यह मुंह क्यों उतरा हुआ है मेरी गुड़िया का? अम्मा भी ने चाहत से इसके चेहरे पर आई बाल इसके कान के पीछे करते हुए पूछा। मैं साईं जी से नाराज़ हूँ, वो ज़रा अच्छे नहीं हैं। कनीज़ ने अपना मुंह फुला लिया और गुस्से में हाथ पकड़े सेब के छोटे छोटे टुकड़े करने लगी। अरे ऐसा क्या किया सुल्तान ने? मुझे बताओ ज़रा, इसके कान खींचती हूँ। अम्मा भी की बात पर कनीज़ का दिल किया इनको सब कुछ बता दे। वो खुशी से बता लेते हैं कि वो नाबिया बाजी इनकी फांसे हैं। मैं इनकी मेड हूँ। भला मेड इतनी बुरी होती है क्या किसे आप सबसे छुपा छुपा कर रखो? कनीज़ की बात पर अम्मा भी के माथे पर बल आए क्योंकि वो इसकी आधी बात समझने से कासिर थी। फासने बेटा, ये फासने क्या होता है? वही जो नाबिया बाजी साईं जी के हैं, आपको नहीं पता क्या? अम्मा भी को कुछ सोचने पर अंदाज़ा हुआ कि वो फियांसे कह रही थी। ओह अच्छा हाँ, मुझे पता है। कनीज़ का मुंह इनकी बात पर मज़ीद फूल गया। आपको पता है वो किसी को नहीं बताते कि मैं इनकी मेड हूँ। भला अब मैं क्या करूँ? जब इनकी मेड हूँ तो इन्हें बताना चाहिए ना सबको। कोई मुझसे पूछे कि मैं कौन हूँ तो मैं छुप तो नहीं सकती ना। अम्मा भी ने मुस्कुरा कर कनीज़ को देखा। तो तुम सबको कह दिया करो तुम मेरी मेड हो, मैं भी इस बात से एतराज़ नहीं करूँगी। अम्मा भी ने हल बताया, लेकिन कनीज़ को पहले आंखें फैलाकर हैरान होता देख और फिर कह के लगाकर हंसता देखकर हैरान रह गई। आपकी मेड कैसे हो सकती हूँ मैं अम्मा भी? मुझे साईं जी अपने साथ लाए थे तो मैं सिर्फ इनकी मेड हो सकती हूँ ना। कनीज़ ने चेहरा झुकाकर कहा, जो फिर से सुल्तान के जिक्र पर गुलाबी हो रहा था। नहीं मेरा बच्चा, तुम जिसके पास रहकर इसके काम करो, इसकी देखभाल करो, तुम इसकी मेड हो सकती हो। जैसे तुम मेरा ख्याल रखती हो तो मैं सबसे यही कहती हूँ ना कि ये मेरी मुलाजमा है। अम्मा भी ने इसे समझाना चाहा, लेकिन इनकी बात पर कनीज़ के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई थी और रंग बिल्कुल जर्द पड़ गया। मेड अंग्रेज़ी में मुलाजमा को कहते हैं क्या? इसकी यह हालत देखकर अम्मा भी परेशान हो गई। ऐसा लग रहा था कि वो अगला सांस तक नहीं ले पाएगी। हाँ बेटा, मेड मुलाजमा को कहते हैं। क्यों, तुम्हें सुल्तान ने कुछ और बताया था क्या? अम्मा भी के पूछने पर कनीज़ अपना चेहरा झुका गई। कितने ही आंसू इसकी आंखों से बहकर इसके हाथों पर गिरे। दिल था कि अपनी इस तज़लील पर खून के आंसू रो रहा था। वो अम्मा भी को क्या बताती। इनका पोता इसकी अनपढ़ होने का फ़ायदा उठाकर इसे अपनी बीवी होने के बावजूद एक मुलाजमा का दर्जा देता रहा और वो पागल कितने मान से ख़ुद को इसकी मेड कहती रही थी। नहीं, उन्होंने भी मुझे मुलाजमा ही बताया था। कनीज़ ने झूठ बोला, जबकि इसकी रुंधी हुई आवाज़ और इसके आंसू अम्मा भी को परेशान कर रहे थे। मैं उनकी मुलाजमा हूँ, मैं वही हूँ जो साईं जी ने मुझे बनाना चाहे। अम्मा भी ने परेशानी से इसका हाथ थामा। वो इसके इस गम की वजह समझ नहीं पा रही थी। मैं कैसे भूल गई अम्मा भी कि मैं कनीज़ हूँ और कनीज़ मुलाजमा के सिवा कुछ नहीं हो सकती। वो कुछ भी कर ले रहेगी, हमेशा कनीज़ ही। इतना कहकर कनीज़ की बस हुई थी। वो उठकर कमरे से बाहर आ गई और हवेली के एक सुनसान कोने में बैठकर अपना दुपट्टा मुँह में दिए सिसक सिसक कर रोने लगी। सुल्तान का यूँ इसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाना इस मासूम के दिल को बहुत बुरी तरह से तोड़ गया था। अपना आप हद से ज़्यादा बेवकूफ़ लग रहा था। इसका शौहर ही इसे अपने काबिल नहीं समझता था, इसलिए इसे बीवी के बजाय मुलाजमा का दर्जा दिया था। काश वो भी सुल्तान के काबिल होती, काश वो भी पढ़ी लिखी होती तो सुल्तान सबको बेफिक्र होकर शर्मिंदगी के बगैर बता पाता कि वो इसकी बीवी है। सुल्तान के काबिल ना होना भी इसे अपना कसूर लग रहा था, क्योंकि वो कनीज़ थी। भला कनीज़ भी अपने सुल्तान को बुरा समझ सकती थी? वो तो बस अपने सुल्तान के पैरों की धूल हुआ करती थी। और आज इसका सुल्तान ये बात साबित भी कर चुका था कि वो अपनी कनीज़ को सिर्फ अपने कदमों की धूल समझता है।